हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर लेक्चर नंबर 3। तो देखो, जो अपना मॉड्यूल 1 स्टार्ट था, जो बिजनेस के बारे में हम स्टडीज कर रहे थे, हमने उसके फीचर्स समझे थे, फंक्शन समझे थे, सब कुछ ठीक है। तो लेक्चर 2 के बाद चलो अब हम अपना लेक्चर 3 कंटिन्यू करते हैं एंड कुछ और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कवर करते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं तुमको एमसीक्यू टाइप में बताने की कोशिश करूंगा। चलो ध्यान देते जाओ, ठीक है। चलो देखो, तुम्हारे स्क्रीन पे मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। आज का जो अपना क्वेश्चन है वो है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। देखो, बिजनेस करने के दो डिफरेंट तरीके। ओके, पुराने तरीके जो थे बिजनेस करने के कि सिर्फ हमको प्रॉफिट अर्न करना है वगैरह ये सारी चीजें, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम निकलते जा रहा है वैसे वैसे मॉडर्न जमाने के हिसाब से कॉन्सेप्ट्स भी मॉडर्न हो गए। तो देखो, ये जो डिस्टिंग्विश तुम्हारे सामने दिख रहा है अभी तुमको, इसमें से काफी सारे एमसीक्यूज तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिस जिस पर मैं जो मैं तुम लोगों को हाईलाइट कराऊंगा, कोशिश करना कि वो याद रखना। ओके, चलो देखो फर्क क्या है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेसेस में। देखो, जो पुराने बिजनेस होते थे, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स को लेकर होते थे और उनको सिर्फ अपना पर्सनल गेन अर्न करना होता था। उनको पता है कुछ प्रोड्यूस करना है एंड बेचना है एंड जस्ट प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते थे। इसलिए देखो, सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट ओरिएंटेड। बट अब ऐसा नहीं होता है, अब गुड्स प्रोड्यूस होता है सब कुछ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी काउंट होती है। देखो, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड डिटरमाइन द नीड्स ऑफ द कस्टमर, ओके, एंड डिलीवर्स देम द डिजायर्ड प्रोडक्ट, और जो उनको चाहिए वैसा प्रोडक्ट उनको डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कस्टमर को जैसे प्रोडक्ट की जरूरत है वो वैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसा उनको डिलीवर करते हैं। पुराने में ऐसा नहीं होता था, हमने अपना प्रोडक्ट बनाया हम बेचेंगे, भले वो कस्टमर के काम का ना हो, लेकिन यस हम अपनी टेक्निक स्किल्स यूज करके हम बेच देते थे उसको। तो देखो, ये इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कई बार मैंने देखा फ्रिक्वेंटली एमसीक्यूज तुमको आ चुके हैं, वैसे भी ऑब्जेक्टिव, कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट प्रॉफिट के साथ साथ, मतलब प्रॉफिट तो अर्न करना ही है बिजनेस में, कस्टमर और सोसाइटी ओरिएंटेड भी होता है। इन दोनों की भी सोची जाती है, कस्टमर्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में। ओके, काफी इजी है, ध्यान देना है तुमको। अब देखो, ओरिजिन क्या है, द नीड ऑफ द प्रोड्यूसर टू सेल इज एक्सेस प्रोडक्शन टू अर्न द प्रॉफिट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ही ये होता था कि उसने जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाया है ना, अब उसको कैसे ना कैसे बस उसको सेल करना है। लेकिन यहाँ पे देखो, कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशंस, द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द बिजनेस एंड द कंज्यूमर, इन सब चीजों की वजह से जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, हर कोई अच्छा देने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वजह से जितने भी पुराने बिजनेस थे उनको मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने पड़ रहे हैं। मतलब कस्टमर्स को डिजायर्ड प्रोडक्ट देना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ये सब कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन की वजह से पॉसिबल है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना जियो, एयरटेल, इनका ले लो। टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले फ्री में डेटा नहीं मिलता था, जैसे जियो ने देना चालू किया, सारी कंपनीज को देना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन। ओके, तो देखो, कंज्यूमर प्रेफरेंस यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं होता था, लेकिन यस दिस इज द बेसिस ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस देना है, यही तो इंपॉर्टेंट है इधर। ठीक है, ट्रेडिशनल में ये नहीं होता, तो तुम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा फोकस करोगे। फिर देखो, अजम्पशन क्या है, द कस्टमर विल बाय दोज प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल एट द चीपर रेट्स इन द मार्केट। ये सोच के पुराने बिजनेस काम किया करते थे कि कस्टमर को सारे प्रोडक्ट में से जो सस्ता अवेलेबल रहेगा वो लेगा। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग हो गया। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, द बिजनेस विल सर्वाइव ओनली व्हेन प्रोडक्ट सर्विसेज सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड एंड प्रोटेक्ट सोसाइटीज इंटरेस्ट। एक्चुअली अब अर्निंग्स भी तो बढ़ रही है, तो कस्टमर्स प्राइस के बारे में सोचते हैं लेकिन कम सोचते हैं, बट सेटिस्फेक्शन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मेन मतलब प्रिंसिपल है जो वो फॉलो करते हैं। ओके, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में। फिर आगे देखो, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पुराने जो तरीकों से बिजनेस होते थे उसमें बेसिकली फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, ये लोग ही बिजनेस के ओनर भी होते थे, ये लोग ही बिजनेस को मैनेज करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर मैं बिजनेस चालू करूं तो मैं एक प्रोफेशनल टीम को हायर कर सकता हूं जो मेरा बिजनेस संभाल सके। ठीक है, मैं बस कैपिटल लगा के रखूंगा, मैनेजर रखूंगा, लेकिन मैनेज प्रोफेशनल्स को हायर करूंगा जो एक्चुअली बिजनेस को मैनेज कर सके। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा भी था। तो देखो, बिजनेस इज वाइडली हेल्ड बाय द पब्लिक, ओवरऑल पब्लिक ओनर होती कंपनीज का कॉन्सेप्ट। देखो, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर एंड इज मैनेज बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स। गूगल का एग्जांपल सुंदर पिचाई का दिया था ना मैंने तुम लोगों को, वो मैनेज कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखो,
जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते थे नॉर्मली लोकल एरियाज तक ही लिमिटेड होते थे, सिर्फ और सिर्फ लोकल एरियाज तक। बट क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स कस्टमर्स के नीड सेटिस्फाई करे, कस्टमर दूर दूर तक फैले हुए हैं, तो वो उन तक पहुंच भी पा रहे हैं, इसलिए मॉडर्न बिजनेस ग्लोबल एरियाज तक भी जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेसेस सिर्फ और सिर्फ लोकल एरियाज तक रहते हैं। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, बस ऐसे याद रखना है तुमको, ठीक है। अब लिखने को तो आने वाला नहीं है। चलो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब एक न्यू क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ओके। चलो देखो, अपना क्वेश्चन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी हमने सीख लिया ना, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, ग्रोथ, और ये सारी चीजें उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स को लेके अलग है। देखो, हर कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं, कुछ सोसाइटी को लेके सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ ह्यूमन से रिलेटेड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ अपने कंट्री को लेके नेशनल रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन नेशनल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। बिजनेस स्टार्ट किया है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने हैं, और कुछ ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये याद रखो, ये तुमको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है या नहीं। ओके, चलो देखो, जस्ट थोड़ा अंदर का कंटेंट पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, बिजनेस बेसिकली स्टार्ट किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट अर्न करना कौन सा ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा गया, तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, बिजनेस जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बेसिकली उसके मन में ये रहता है कि हम अपने बहुत सारे कस्टमर्स बनाएं, काफी सारे कस्टमर्स हमारे बने ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ओके, फिर देखो, रेगुलर इनोवेशंस करना, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स लाना। मोबाइल इंडस्ट्रीज देखो कितनी फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे तुमने एक मोबाइल खरीदा, दूसरा मोबाइल अपडेट हो जाता है तो तुमको तुम्हारा जूना लगने लगता है। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमी से रिलेटेड, ये सब फुलफिल करना बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स में रहता है। फिर देखो, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, और कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज उनको बेस्ट पॉसिबल वे में हम यूज करना चाहते हैं ताकि वेस्टेज कम हो। तो इसमें तुमको याद रखना है कि ये जो है ना कि प्रॉफिट अर्न करना, वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट अर्न करना, इसके ऊपर तुमको एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रॉफिट अर्न करना एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ओके। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, सोशल रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो, ये ध्यान देना है। अब हर कंपनी का सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने सोसाइटी में जो गुड्स बेचे वो क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं जस्ट बेचना है। ओके, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। अडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड पॉलिसीज, ट्रेड भी जो करना है हमको अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि हम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सामने वाले के बिजनेस को नीचा करें, कुछ अलग अलग अनफेयर मीन्स है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ना, अच्छे से बिजनेस करना है, एथिक्स के साथ, वैल्यूज के साथ बिजनेस करना है। तो अगर क्वालिटी प्रोडक्ट आया तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव में आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में, समझ लो। फिर देखो, कंट्रीब्यूशन टू जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये देखो, फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे बिजनेस के फंक्शंस में, अभी आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी हमको चीजें करनी पड़ती है, वो सोशल ऑब्जेक्टिव। आई होप क्लियर है। कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि लिखना तो नहीं है तुम लोगों को। कॉन्सेप्ट समझ के रखो, जितना ज्यादा नॉलेज गैदर करके रखोगे ये यूजफुल होगा बाद में। ओके, चलो लेट्स मूव टू अवर ऑब्जेक्टिव नंबर 3, दैट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। अब जितने भी ह्यूमंस एक्चुअली कंपनी में काम कर रहे हैं उनको लेके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो देखो यहाँ पे इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय। जितने भी एम्प्लॉयज है कंपनी में उनके वेलबींग के लिए, मतलब उनको पे स्केल थोड़ा अच्छा दे, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कंपनी को सोचना चाहिए। फिर देखो, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। सिर्फ एम्प्लॉय से काम करवा के नहीं लेना है, उसको पैसे भी दो ताकि वो मोटिवेट रहे, काम भी उससे करवाओ, लेकिन उसको सोशल सेटिस्फेक्शन भी दो। बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, ये भी कंपनी को ऐसे रखना चाहिए कि वहां का एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे काम से। जॉब एक्चुअली बोझ नहीं लगना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कंपनी की। हाँ, बहुत सारी कंपनीज नहीं करती हैं लेकिन कुछ पॉपुलर कंपनीज ऐसे हैं
जो अपने एम्प्लॉयज को टोटली फ्रीडम देती हैं कि आप किसी भी तरीके से काम करो, लेकिन यस आप काम करो। बोनसेस देते हैं उनको, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज देते हैं, बहुत अलग अलग चीजें, वाउचर्स देते हैं, ताकि एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहते हैं अपने जॉब से, वो जॉब छोड़ के नहीं जाना चाहते। ये आता मतलब एम्प्लॉयज रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव हो वो किस में आएगा, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में। क्लियर है? चलो आगे देखो, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आप अपने एम्प्लॉयज से रिलेटेड और जितने भी ह्यूमंस हैं वहां पे वर्क कर रहे हैं उनसे रिलेटेड रिसोर्सेस में और डेवलपमेंट्स लाने, मतलब एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे तरीके से एक्चुअली हमको यूज भी करना है। इसलिए देखो एक डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये उसका नाम है। लास्ट में इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल्स। आप कंपनी से थोड़ा बाहर निकलते हैं एम्प्लॉयज, जो भी सोशली और बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, थोड़ी पुअर कैटेगरी के पीपल्स हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छा मतलब काम करना है उनको इकोनॉमिकली, ताकि वो अपने करंट लेवल से थोड़े अप जा सके। तो ये सब भी हर बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव्स में रखना चाहिए, जिसकी कैटेगरी है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, आई होप काफी क्लियर होगा। क्लियरली उसमें वो चीजें लिखी, जस्ट एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ ताकि तुमको सोचना पड़े। ओके, तो ये तुम लोग तुम्हारी बुक में डेफिनेटली नोट कर लो, 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनके ऊपर भी तुमको ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट, नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, अब ओवरऑल नेशन को लेके उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। डेफिनेटली देखो, बिजनेस स्टार्ट होता है, वो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो अपने देश में, ठीक है, बेरोजगारी कम हो, आजू बाजू की सोसाइटी डेवलप हो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें आ जाते हैं, कुछ तुम्हारे सामने मेंशन किए देखो, जैसे कि क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना सबसे बेस्ट। एक बार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, डेफिनेटली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप होगा, कंट्री की भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सब काम बिजनेसेस का है एक्चुअली, गवर्नमेंट का तो है, बिजनेस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस देखो क्या होता है, अगर लोगों को बेरोजगार मिलेगा तो बाकी काम कर कम, जो चोरी, ठीक है, चोरी हो गया और क्राइम हो गया, जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है फिर कम होंगी कि नहीं होगी। लोग फ्री बैठे इसीलिए तो ये सारी एक्टिविटीज हो रही है। तो सोशल जस्टिस को लेके चीजें भी बिजनेस एक्चुअली प्रमोट करता है। अगर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है अच्छी अच्छी, तो लोगों में ये चीजें डेवलप होती है। फिर देखो, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी। एक्चुअली अपने देश की जो मेन प्रायोरिटी है ना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करना चाहिए। ये बहुत सारी कंपनीज करती हैं। जापान जैसी कंपनीज देखो फोकस्ड रहती है कि वो प्रोडक्ट मेनली बनाते हैं जो पहले उस कंट्री की नीड है। ठीक है, अपना कंट्री पहले क्या बनाना चाहता है, पहले वो प्रोडक्ट बनाए। ओके, अगर हमारे दिमाग में कोई बिजनेस का आइडिया आ रहा है तो बेसिकली ये सोचो कि अगर वो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव को मैच करने वाला है क्या, मैं भी ऐसे प्रोडक्ट बनाऊं, पहले मेरे देश की हेल्प हो, बाद में वो बाहर जाए अगर मैं ग्लोबली जाना चाहता हूँ तो। समझ रहे हो? और नेक्स्ट देखो, सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक बार बिजनेस अच्छे से जब डेवलप हो जाता है तो बिजनेस जब ग्रोथ के फॉर्म में होता है और मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है बिजनेस, अपने दम पे सारी चीजें कर सकता है। फिर उसको एक्चुअली एक्सपोर्ट के लिए जाना चाहिए, ताकि कम बिजनेस का तो नाम हो, कंपनी का भी नाम हो पूरे दुनिया में। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं इंडिया की जो एमएनसीज बन चुकी हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बन चुके हैं, उन्होंने फॉरेन के कंट्रीज में जाके वहां के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दिया है, इंडिया में तो दिए ही दिए। ओके, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स किस में आता है, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। बहुत ज्यादा इजी है, जस्ट एक बार तुमको पढ़ना है। एक लास्ट एक ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, तो वर्ल्ड लेवल पे जरा सोचो, देश से थोड़ा बाहर जाके सोचो। रेज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब एक्चुअली देखो, इंडिया बेसिकली बोलते हो ना पुअर कंट्री है, इंडिया बेसिकली पुअर कंट्री, लेकिन बिजनेसेस का ये काम है, अगर वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट देंगे, धीरे धीरे वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप होगा, तो वर्ल्ड लेवल पर भी एक इमेज बढ़ेगी कि यस इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। अभी सुनते हो ना, इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप हो रहा है, ये सब काम भी बिजनेसेस का है। क्लियर है? फिर देखो, रिड्यूस डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस। एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस एक बिजनेस अपने कंट्री से उठ के जब दूसरे कंट्री में जाके बिजनेस करता है, तो एक्चुअली दो कंट्री के बीच का जो गैप होता है उसको कम करता है कि नहीं करता है। फर्क जो है इस कंट्री को इस कंट्री के बारे में जो पता नहीं। अभी देखो, एक टाटा का एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, जब नैनो लॉन्च हुई थी ना,
बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज को ना ये पता ही नहीं था कि इंडिया कहाँ पे है। जो डेवलप कंट्रीज है ना वो है पुअर कंट्री, ऐसा इमेजिन करते हैं इंडिया को ऑलवेज, क्योंकि हमारी इमेज हमेशा देखो झोपड़पट्टी दिखाई जाएगी, स्लम दिखाया जाएगी, न्यूज में देखो ना कभी भी यही दिखाया जाता है, कभी भी पॉश एरियाज को नहीं हाईलाइट किया जाता है। तो वर्ल्ड लेवल पे हमारी इमेज पुअर कंट्री, तो लोग हमारी कंट्री की तरफ ज्यादा फोकस ही नहीं किया करते थे। लेकिन जब नैनो, टाटा ने नैनो लॉन्च की और 1 लाख रुपीज में कार, तुमने सुना होगा 1 लाख रुपए की कार, तो पूरी दुनिया में जरा लोग जब उनको डॉलर्स में और पाउंड्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो लोग बोलते थे अरे $1000 में कार मिल रही है, $1000, $1200 में एक कार। वो लोग नॉर्मली खर्चा भी कर देते थे। तो इंडिया हाईलाइट हो गया एक्चुअली कि ये कौन सी कंपनी है जो जस्ट $1200 में, $1500 में कार दे रही है। समझ रहे हो ना? तो वो बिजनेस को लेके लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ा। तो जब कोई बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करता है एक कंट्री का, तो दूसरे कंट्री में भी जाके अपॉर्चुनिटीज बनती हैं और दो कंट्रीज के बीच का गैप भी कम होता है। समझ रहे हो? फिर देखो, मेक अवेलेबल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज, एंड बिजनेसेस का ये काम है कि आप गुड्स ऐसे बनाओ जो ग्लोबल लेवल पर compete हो सके, ग्लोबल लेवल पर। अब समझो इंडिया की कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल टाटा, टाटा ने देखो अभी रिसेंटली रेंज रोवर और ये देखो फोर्ड, ये दोनों कंपनीज को बाय किए है अपने ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इन कंपनीज को बाय किया है। तो अब देखो ग्लोबल लेवल पे इंडिया को एक बहुत अच्छी पहचान भी मिली है, और अब टाटा कंपनी वो प्रोडक्ट्स बनाती है जो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट हो सकते हैं। कार्स बनाती है ताकि दूसरे कंट्रीज भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि अब हम इंडिया की ये कार खरीदेंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ग्लोबल लेवल के। नेशनल लेवल के कौन से? अपने एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, सोशल जस्टिस रिलेटेड। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में क्या? इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एम्प्लॉइज। ओके। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में देखो क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट देना है हमको, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करना है, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉफिट अर्न करना है, कस्टमर्स बनाना है, रेगुलर इनोवेशन लाना है, एंड बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेस यूज करने हैं जो भी हमारे पास है। ओके। तो देखो 5 जो ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं, अच्छे से लिख के रखोगे तुम लोग बुक में। आई होप सभी को क्लियर होगा। किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट होता है, थोड़ा वीडियो रिवाइंड करो, फिर से सुनो, डेफिनेटली समझेगा। ओके। एक अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव्स किस में आता है, ये ऑब्जेक्टिव किस में पूछा गया तो लिख लोगे। ओके। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब है रोल ऑफ बिजनेस। दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे रोल ऑफ बिजनेस? चलो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ बिजनेस। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में पहले मैं तुमको बताता हूँ, एंड ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इनके इसके अंदर से, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए इसको तुमको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जब तुमको ये डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स में आता था ना, तो वहां पे एक्चुअली लिखने के लिए बेस्ट क्वेश्चन होता था तुम्हारा 10 to 15 मार्क्स के लिए ये वाला। बट चलो हम इसको जरा समझते हैं, थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखो। ओके। एक बिजनेस जब मार्केट में आता है, तो देखो वो कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। एक बिजनेस खुद अपने बिजनेस के लिए और दूसरे बिजनेसेस के लिए भी बहुत सारे तरीकों से इंपॉर्टेंट होता है, और एक बिजनेस कस्टमर्स के लिए भी बहुत सारे तरीकों से इंपॉर्टेंट रहता है, और वो सोसाइटी के लिए भी बहुत ज्यादा तरीकों से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। तो रोल ऑफ बिजनेस में मैं बोल सकता हूँ कि सिग्निफिकेंस भी, इंपॉर्टेंस करके कैसे भी तुमको पूछा जा सकता है। ओके। अब इसमें से बहुत सारे पॉइंट जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कवर किए, इसलिए ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखो जब भी कोई एक बिजनेस मार्केट में आता है, तो वो खुद के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड दूसरे बिजनेसेस के लिए वो कैसे हेल्पफुल होता है। देखो एक बिजनेस जब मार्केट में आया, सबसे पहला वो कोशिश करता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। ऑब्जेक्टिव्स हमने जस्ट डिस्कस किए। ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हर बिजनेस चाहता है कि हमारी कॉर्पोरेट इमेज बने मार्केट में। कॉर्पोरेट इमेज कैसे बनती है? क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, ठीक है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखेंगे। तो कस्टमर देखो सेटिस्फेक्शन, नीचे पॉइंट दिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना उनके ऑब्जेक्टिव्स में भी रहता है, और बिजनेसेस खुद सोचते हैं, ठीक है, खुद सोचते हैं कि हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखें, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेते हैं वो। एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, देखो एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, ये मैं बताता हूँ पॉइंट क्या है। देखो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो वो उन्होंने जितना पैसा अपने बिजनेस में लगाया है, वो चाहते हैं कि उससे ज्यादा उनको रिटर्न मिले।
ठीक है, तो एक बिजनेस ने अगर 10 लाख रुपीज लगाए हैं तो उसने एक सोच के रखा है कि 10 लाख रुपीज अगर वो मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किए रहते तो 10 लाख रुपीज पे मुझे 7% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता। तो अगर बिजनेस करने के बाद 15 से 20% या 10% भी वहां से रिटर्न ले पा रहे हो तुम लोग, तो एक्चुअली वो बिजनेस एफिशिएंट है काफी। ठीक है, जितना कॉस्ट है उससे ज्यादा वो रिकवर कर पा रहे हैं। आई होप क्लियर है, पॉइंट जस्ट समझ के रखो। फिर देखो एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस जब मार्केट में आता है तो यस, पहला एम रहता है मार्केट में एक स्टेबल पोजीशन बनाओ, बाद में उसको एक्सपांड करो, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, ठीक है, तीसरी ब्रांच, अलग अलग जगह पे ब्रांचेस हो, या छोटी छोटी कंपनीज को फिर खरीदते जाएं और हम अपना जो लेवल है वो बढ़ा दें। ठीक है, तो ये रोल है हर बिजनेस का, एक्चुअली खुद के लिए भी और दूसरे बिजनेसेस के लिए। फिर देखो सोशल स्टेटस। अभी रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इन सब लोगों का एग्जांपल देखो। ये खुद जब इनके बिजनेस हिट हो जाते हैं ना, तो ये खुद एक सोशल स्टेटस बन जाते हैं, लाइक सेलिब्रिटीज। इन्होंने एक भी स्टेटमेंट बोला तो दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके, मोटिवेशन का काम करता है। तो जब बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो एक्चुअली वो सोशल स्टेटस में काउंट हो जाता है। और एक पॉइंट देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर बिजनेस बहुत बार अलग अलग चीजों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है कि अब न्यू प्रोडक्ट क्या लेके आए, ठीक है, मार्केट में क्या न्यू चीज की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, बिजनेसेस का लेवल अप होता है। ठीक है, अब ये हर बिजनेस का रोल कस्टमर के लिए किया है। तो देखो कस्टमर के लिए ऑलवेज क्वालिटी सेटिस्फेक्शन, दैट्स इट। देख लो, बहुत इजी है, खुद ही पढ़ लो। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी गुड्स, क्वालिटी गुड्स उनको चाहिए, वो भी एट गुड प्राइस। ऐसा नहीं कि क्वालिटी गुड्स बनाया लेकिन प्राइस इतना ज्यादा रख लिया कि नॉर्मल पब्लिक खरीद ही नहीं पा रही है, तो काम का नहीं है। फिर वो कंपनी भले अच्छी हो, कस्टमर उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। फिर देखो, बेटर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज मिलनी चाहिए, ये हर का कस्टमर सोचता है। तो बिजनेसेस को ऐसे सोच के चलना है। फिर देखो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बार बार ये पॉइंट आता है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब समझो एक एप्पल कंपनी का एग्जांपल लो। एप्पल कंपनी जो मोबाइल बनाती है, वो जिस पर्सन के पास मोबाइल रहता है ऑलरेडी लगता है ना कि इस पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप है। और नीचे वाला पॉइंट देखो, स्टेटस टू द कंज्यूमर। बहुत सारे लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं ताकि मार्केट में एक अलग स्टेटस दिखाई दे। एक छोटी सी कार अगर हमने मारुति सुजुकी की ली है, वैगन आर ली है, या फिर तो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू लेके घूम रहे हैं, स्टेटस में फर्क आता है कि नहीं। तो बहुत सारे बिजनेसेस प्रोडक्ट्स ही ऐसे बनाते हैं ताकि हमारा कस्टमर जब उसको यूज करेगा ना, तो उसका एक स्टेटस अलग दिखना चाहिए। समझ रहे हो, ये रोल होता है बिजनेस का। एंड सोसाइटी के लिए क्या रोल है देखो, सेम अभी जो हमने पढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी डेवलप हो, लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, रीजनल डेवलपमेंट हो। जहां पे हमारा बिजनेस है, पहले हमारी सोसाइटी डेवलप हो। जैसे जैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स होगा, प्रॉफिट पे फिर हमको टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स की वजह से क्या होता है, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट को रेवेन्यू होती है। सोशल ऑर्डर, अभी अभी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो बताओ, लोगों के पास अर्निंग्स आएगी, तो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो सब कम होती है, तो सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन होता है। ओके, लास्ट पॉइंट देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब जैसे कि अपना बीकेसी का एरिया, ठीक है, मुंबई में देखो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, पहले कुछ नहीं, एक नॉर्मल जगह हुआ करती थी, स्लम एरिया हुआ करता था। आज देखो वो एक हब है, ठीक है, कॉर्पोरेट हब है। वहां पे इंडिया के सबसे बेस्ट कॉर्पोरेट हाउसेस मिलते हैं तुमको। और गुड़गांव चले जाओ, दिल्ली के, यहाँ पे देखो नोएडा, गुड़गांव जो अभी गुरुग्राम बोला जाता है, यहाँ पे देखो साइबर सिटी वगैरह जो सिटीज को डेवलप किया है ना, जस्ट वहाँ पे बिजनेस होता है, लेकिन उन बिजनेसेस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना आया कि अपने कंट्री का वो पार्ट भी आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन कंट्री लगता है। तो ये रोल है बिजनेस का, सोसाइटी के लिए इधर, ठीक है, बिजनेस फर्म्स के लिए यहाँ पे, कस्टमर्स के लिए यहाँ पे। जस्ट समझ के रखना है। क्वेश्चन आया तो तुम आराम से कर लोगे, ठीक है, लिखना तो तुमको डिटेल में है नहीं। आई होप क्लियर होगा। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, बस जस्ट बार बार वो सेम चीजें रिपीट हुई है। ओके, चलो अब एक लास्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, जो तुमको ऑलरेडी पता है, पहले भी पढ़ चुके हो 12th में भी। ये देखो, न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस। अब पहले जो बिजनेस हुआ करते थे, अब समझो इंडिया में जो 1990 के पहले बिजनेस हुआ करते थे, अब उन बिजनेसेस में चेंज आए कि नहीं, वो तीन चीजें जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुमको बताई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
ये 3 चीजें आने की वजह से बिजनेसेस में ट्रेंड ही चेंज हो गया, अलग तरीके से बिजनेस होता है। अब इन तीनों का मीनिंग क्या है देखो। लिबरलाइजेशन क्या होता है, देखो मीनिंग तुम्हारे स्क्रीन पे। लिबरलाइजेशन मीन्स रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है प्राइवेट सेक्टर पर अभी कम कर दिया। पहले देखो इंडिया में बिजनेस करने के लिए तुमको क्या लाइसेंसिंग की बहुत सारी जगह पे लाइसेंस की जरूरत लगती थी, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब उन्होंने बहुत सारी जगह पे लाइसेंस रिमूव कर दिया। अभी कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज ही हैं जहां पे वो बिजनेस तुमको स्टार्ट करना है तो लाइसेंस की जरूरत लगी, अदरवाइज बिना लाइसेंस के स्टार्ट कर दो। तो क्या हो गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस कर सकते हैं। उसको बोलते हैं लिबरल। लिबरल मतलब अपनी पॉलिसीज को थोड़ा कम स्ट्रिक्ट करना, फ्री कर देना पॉलिसीज। तो जब गवर्नमेंट थोड़ी फ्री हो जाती है कि चलो जाओ आप बिजनेस कर सकते हो, हम ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं रख रहे हैं, तो क्या हो जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है लिबरलाइजेशन। ओके, इसी के जैसा सेम है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन नाम में ही है कि गवर्नमेंट के पास से, ये देखो स्क्रीन पे, प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व्स डी रिजर्वेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, जिन जिन कंपनीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ना, उन कंपनीज में अगर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं दिख रहा है या कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट क्या सोचती है, उस कंपनी का कुछ पार्ट सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर को। तो अगर समझो मेरी एक कंपनी है, मैं खुद गवर्नमेंट हूँ, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो मैं क्या करूंगा, मुकेश अंबानी जो खुद एक प्राइवेटली रन करता है, उसकी खुद की कंपनी है, मुकेश अंबानी को मैं मेरे कंपनी का 50% बेच दूंगा, 60% बेच दूंगा। तो इससे क्या होगा बताओ, क्योंकि वो प्राइवेट बिजनेस है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फर्क दिखा है। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से सुस्त पड़ी हुई जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है ना, वो भी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ थोड़ी फॉर्म में आ जाती है और प्रॉफिट मेकिंग हो जाती है। तो प्राइवेटाइजेशन का सिंपल मीनिंग है डी रिजर्वेशन, जो रिजर्व था गवर्नमेंट के लिए, अब प्राइवेट लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लो। अभी भी लेकिन देखो भारतीय रेलवे जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल है। डिफेंस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल है उस पर। कुछ सेक्टर अभी भी गवर्नमेंट ने रिजर्व रखे, लेकिन मैक्सिमम सेक्शंस को अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया है, मतलब प्राइवेट लोगों को भी इन्वॉल्व कर दिया है, दूसरे बिजनेसमैन। ओके, एंड एक लास्ट पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन। नाम में लिखा है जस्ट इंडिया में ना रहे, हम वर्ल्ड लेवल पर अपना बिजनेस लेके जा सके, उसको लेकर भी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को थोड़ा लिबरल किया है। ठीक है, तो अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर लेके जाने का मतलब ही है ग्लोबलाइजेशन। देखो मीनिंग स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 1990 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ लिंक किया। तो इससे क्या होता है, अपने इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं, यहाँ के जो बिजनेस है, उनको न्यू अपॉर्चुनिटी मिली। अब हम यहीं से बैठ के बाहर कंट्री में भी बिजनेस कर सकते हैं, बाहर के कस्टमर्स को भी चीजें बेच सकते हैं, वहां से कुछ खरीद सकते हैं, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी इजी हो गया है। तो क्या जो पहले एक लोकल मार्केट था इंडिया लेवल पर, वो मार्केट अब ग्लोबल मार्केट हो गया। ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीन कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग तुमको पूछा जा सकता है, जो जो मैंने रेड मार्क किया है। ठीक है, ये देखो, लिबरलाइजेशन, और ये प्राइवेटाइजेशन, और ये ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे तुमको फिलअप आ सकता है, यही फिलअप रहेगा, इसको तुमको फिल करना होगा। तो मीनिंग अच्छे से याद रखो, बुक में नोट करो, और 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3-4 ऑप्शन, तो उसमें से परफेक्ट तुमको चूज करना है। ओके, तो देखो जो अपना लेक्चर चैप्टर 1 था, एक्चुअली मॉड्यूल 1 बिजनेस, उसमें लेक्चर 1 में हमने फीचर्स, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये सारी चीजें सीखी। लेक्चर 2 में भी हमने बहुत सारी चीजें कवर की। लेक्चर 3 में अब मैंने तुम लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट अपना इसका पार्ट था वो सारा पार्ट कवर कर दिया है। ओके, एंड एमसीक्यूज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी तुम अभी समझ पा रहे होगे। ओके, तो अब देखो, अब मैं एक लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा जिसमें मैं तुम्हारे साथ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जो इस चैप्टर के ऊपर रहेंगे। तो तुमको एक काम करना है, जो भी मेरे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के वीडियोस है ना, वो पूरे अच्छे से देखो। मैं उनके ऊपर ही तुमको एक एमसीक्यूज का टेस्ट भी ले लूंगा। ठीक है, एक लेक्चर में मैं तुमको पूछूंगा, तो तुमको बैठे बैठे वहां पे आंसर्स देने हैं। ओके, मेरे जो आंसर रहेंगे तुम्हारे आंसर है, तुम उनको मैच करना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप चीजें तुमको क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
बी रेडी फॉर योर एमसीक्यू टेस्ट, ठीक है। ऐसे लाइव रहेगा, मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, तुमको वो आंसर देना है। अगर तुमको पता होंगे तो यस आंसर दो, फिर मेरे आंसर से मैच करो। ओके, चलो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।